हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी और इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले हम जो है इस बुक को इसका इंडेक्स से इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम इस बुक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहेगा और काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी यहाँ से। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें जो है हम हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा आदि मानव जो था उसने कैसे अपना जीवन जिया, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थानों पे वो रहा, कहाँ से उसने अपने जीवन की शुरुआत की, वो सब चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड जो हमारा लेसन रहेगा अखेट खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादक तक, ये भी महत्वपूर्ण लेसन रहेगा हमारा। इस लेसन में हम जो है अपना स्टोन एज जो है, पूरी स्टोन एज उसको इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड जो हमारा चैप्टर रहेगा आरंभिक नगर, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारे है उसके ऊपर हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहेगा क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इसके अंदर हम जो है अपना वैदिक पीरियड जो ऋग्वेद और जो हमारे ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो रचे गए, कैसे उनकी रचना हुई। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम इसमें प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहेगा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके अंदर हम जो है अपना महाजनपद काल को पढ़ने वाले हैं। महाजनपद काल इस यूनिट में, 5वीं यूनिट में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो छठी यूनिट जो हमारी रहेगी नए प्रश्न नए विचार, इसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसके ऊपर विचार करेंगे, इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा लेसन वो है अशोक एक अनोखा सम्राट, ये मौर्य काल से संबंधित टॉपिक रहेगा। मौर्य काल पढ़ेंगे, अशोक के जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मौर्य काल में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, कैसे शहरों ने कैसे डेवलपमेंट किया, गांव ने कैसे डेवलपमेंट किया, वो सब देखेंगे इसमें। और इसके बाद इसमें जो है हम इसके बाद इसमें जो है इसमें व्यापार की उन्नति, राजा और तीर्थयात्री, पोस्ट मौर्यन पीरियड आ जाएगा, कैसे नए राज्य आए, कैसे राजा आए, व्यापार ने कैसे उन्नति की, वो सब इसमें पढ़ेंगे। और इसमें नए साम्राज्य और राज्य, ये भी पोस्ट मौर्यन जो पीरियड रहेगा उसी से संबंधित है और अगला लेसन भी पोस्ट मौर्यन पीरियड से संबंधित ही रहेगा हमारा। तो इसमें हम मौर्योत्तर काल तक का इतिहास जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो 6th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी रहेगी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इसको करते रहेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हम हिस्ट्री को फैक्ट्स की तरह नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री जो है वो फैक्ट्स नहीं है, केवल तथ्य नहीं है, ये मानव के विकास की एक कहानी है। कैसे धीरे धीरे आदमी ने कैसे विकास करना शुरू किया, वो सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अगर हम मैं एक बात आप लोगों से करूं कि अगर हम हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2 लेसन पढ़ लेते हैं, जब हम तीसरा लेसन पढ़ते हैं तो पहले 2 लेसन हम भूल चुके होते हैं। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम हिस्ट्री को जो है एज ए फैक्ट्स पढ़ते हैं, एज ए फैक्ट नहीं पढ़ना है, इसको एज ए डेवलपमेंट पढ़ना है कि कैसे मानव ने उन्नति की, धीरे धीरे कैसे नई नई चीज़ें कैसे विकसित हुई, कैसे चीज़ों का विकास हुआ, कैसे जीवन का विकास हुआ और कैसे हम आज तक की अवस्था में पहुँचे हैं, वो सब इसमें चीज़ें हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें लेसन को हम पहले लेसन को शुरू करने से पहले इसमें 1-2 चीज़ें हम देख लेते हैं। एक तो पहली तो ये है कि इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चनों के, कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे इस लेसन में, तो वो है इसमें। और सेकंड चीज़ है एक इस पूरी बुक में जो हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट मौर्यन काल तक की, तो उसका जो है हिस्टोरिकल डेट लाइन कैसे बनती है उसकी,
कैसे, कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी उसके बाद हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इतिहास को समझने के लिए। तो वो भी इसमें हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो है इसमें स्टोन एज आता है। स्टोन एज सबसे पहले रहेगा। यहाँ से जो है इतिहास की शुरुआत मानी जाती है स्टोन एज से। हालांकि इतिहास जो है मानव का इतिहास इससे भी पहले भी रहा है, लेकिन यहाँ से हमारे को इतिहास के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, जिनके आधार पर हम इतिहास का निर्धारण करना, इतिहास का लेखन करना शुरू करते हैं। तो स्टोन एज जो है वो शुरू माना जाता है। और अगर हम देखें, आज हम 2020 में रह रहे हैं, 2020 में अभी हम रह रहे हैं। 2020 से लेकर, और इसका हम बैक से देखते हैं 2020 से लेकर और यहाँ तक अगर हम देखें तो इसमें जो है इतिहास की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी इतिहास की, स्टोन एज से। उसके बाद सेकंड जो है, स्टोन एज में आदमी ने धीरे धीरे जो है अपना विकास करना शुरू किया, और विकास करते करते वो एक ऐसे स्तर तक पहुँचा कि उसने जो है अब एक जंगली जानवर की तरह जो है रहना छोड़कर स्थायी रूप से एक आदमी की तरह, एक मानव की तरह उसने रहना शुरू कर दिया। और इसका स्थायित्व जो है, आदि मानव का जो स्थायित्व है, हमारे को सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में, भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में सबसे पहले हमारे को आदि मानव का जो है स्थायित्व देखने को मिलता है। एक सभ्यता इसने यहाँ पर विकसित की है। अभी तो बहुत सारे विचार हैं इसके ऊपर, कोई कहता है बाहर से आके बसे, कोई कहता है कहीं से आके बसे, उनके ऊपर अभी हम विचार नहीं करेंगे। हम एक जर्नल टाइमलाइन देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की, तो उसमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, आदि मानव ने पहला जो हमारे को भारत के अंदर दिखाई देता है, उसने यहाँ जो अभी तक हमारे जो साक्ष्य मिले हैं, उसने यहाँ एक सिस्टमेटिक वे से, एक स्थायित्व के तरीके से उसने यहाँ रहना शुरू कर दिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन उसने डेवलप कर लिया था। एक ग्रामीण एक सभ्यता थी, और इसमें जो है उसने प्रॉपर तरीके से अपना निवास स्थान बनाकर, अपना संग्रहण करने का सब कुछ सामान इकट्ठा करके वहाँ उसने अच्छे से रहना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ये सभ्यता जो है डिक्लाइन हो जाती है, और हम जो है वैदिक एज में पहुँच जाते हैं। वैदिक एज में अभी मानव ने जो है एक पुस्तकों की रचना करनी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका सारा का सारा उन ग्रंथों के ऊपर ही हम यहाँ के इस वैदिक एज के इतिहास का निर्धारण करेंगे। उसके बाद अगला जो है, अब आदमी ने और ज़्यादा तरक्की कर ली, उसने छोटे छोटे राज्य उन्होंने स्थापित करने शुरू कर दिए हैं भारत में। तो महाजनपद काल की शुरुआत वहाँ से होती है, और भगवान के बारे में अभी लोगों को जानने की इच्छा और बढ़ी है, ज़्यादा इच्छा जागृत हुई है। पिछली चीज़ों से लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, तो नए विचार यहाँ पर निकल के आए हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के रूप में। तो ये भी दो चीज़ें यहाँ पे एक नई आई है, महाजनपद काल में ही इनकी गणना होगी, कंटेम्प्रेरी हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। इसके बाद अगली जो चीज़ यहाँ पे आती है, अब एक बड़े साम्राज्य, कि महाजनपद जो है वो छोटे साम्राज्य थे, अब मौर्य एज जो है एक बड़ा साम्राज्य हम देखने को मिलता है हमारे को यहाँ पर। तो बड़े बड़े साम्राज्य जो हैं भारत में स्थापित होने शुरू हो चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पे इस एज से जो है विलेज और सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं, और इसके बाद यहाँ पे ट्रेड का भी काफ़ी सारा विकास हुआ है। और इसी सब चीज़ों के साथ पोस्ट मौर्यन काल आ जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, लोगों में नए नए राज्य स्थापित करने की भावनाएं विकसित हो जाती हैं, और कुछ बाहरी आक्रमण भी देश के ऊपर होने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे विदेशी जो आक्रमण करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं पोस्ट मौर्यन काल में, और इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें घटित होती हैं। एक दक्षिण में जो है काफ़ी सारे राजवंश नए नए स्थापित हो जाते हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो घटना यहाँ पे घटती है वो है इस टाइम लाइन में, यहाँ पे ये टाइमलाइन चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो आ जाता है बीच में। जीरो का मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट, नाम सुना होगा सभी ने, जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म हो जाता है, और इतिहास लेखन को एक नया आयाम मिलता है। इस पोस्ट मौर्यन काल के बीच की ही बात है, वो कहीं ना कहीं आधा काल ये उधर रह जाता है पोस्ट मौर्यन काल, और आधा इसके पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म हो जाता है, और जीसस क्राइस्ट के जन्म को जीरो से इतिहास की गणना यहाँ पे शुरू की जाती है। और इससे पहले का जो सारा इतिहास है उसको हम बीसी में काउंट करते हैं, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में, बीसी में, बिफोर
क्राइस्ट। आप पे इस लेसन में भी है ये, हम इसको जानेंगे वहाँ पे अच्छे से। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट जो जन्म हुआ जिस साल में, वो उसको जीरो मान लिया। उससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उनको बीसी मान लिया कि ये घटनाएं इस जन्म से 500 साल पहले हुई थी, 1000 साल पहले हुई थी, या 10,000 साल पहले हुई थी, या 2 लाख साल पहले हुई थी ये घटना। तो उसको बीसी में काउंट करते हैं। और इसके बाद की जो है उसको एनो डोमिनी बोला जाता है, एडी में काउंट करते हैं। इसके बाद की जितनी भी घटनाएँ हैं एडी में काउंट किया जाता है उनको। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पर घटित होता है। और ये घटनाक्रम सारा जो है पोस्ट मौर्यन काल में देखने को मिलता है हमारे को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हम इसमें देखने जा रहे हैं। इसको जुड़े रहना है मेरे साथ आप लोगों को, आगे और देखते हैं इसमें। इसके बाद इसमें इस लेसन में हम जो है कौन कौन सी चीज़ें अपने यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें जो है पहला इस लेसन का नाम ही है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट में हम आदिमानव के बारे में जानेंगे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे। वेयर में कहाँ उसने रहना स्टार्ट किया। और हाउ में हाउ वी नो अबाउट अर्ली पीपल, सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, कैसे जानते हैं उन लोगों के बारे में। बहुत प्राचीन समय की बात है, तो कैसे उन लोगों के बारे में जानते हैं वो सब इसमें जानेंगे। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण इसमें जो प्रश्न है, हाउ इंडिया नेम्ड, भारत का नाम कैसे पड़ा, ये भारत कैसे बोला गया इसको, एक बहुत महत्वपूर्ण। और एक डेट लाइन जो अभी हमने देखी है BCE या AD, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे ये शुरू होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें अभी आगे इस लेसन में देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आगे लेसन को। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं अभी ये लेसन। पहला लेसन जो है NCERT की बुक का, 6th क्लास की NCERT की बुक का जो पहला लेसन है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वही चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्या, जो हमने देखा था वहाँ पे क्या, इसमें क्या का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट का आंसर जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे ये लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। अखेटक, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हम हासिल कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखते हैं हम क्या खाते थे ये लोग, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो खाते क्या थे ये लोग, जो भी चीज़ें वहाँ पे ईजिली इन चीज़ लोगों को उपलब्ध हो जाती थी वो सब चीज़ें खा लेते थे। चाहे वो कोई वेजिटेरियन चीज़ें थी या नॉन वेजिटेरियन चीज़ें थी। ये जो है पेड़ों से कंदमूल, फल तोड़कर वो भी खाते थे, और शिकारी के रूप में उनका शिकार करके उनको भी खा लेते थे ये लोग। तो कपड़े जो है, कोई एक प्रॉपर जो है कपड़ा कहीं पे भी हमारे को किसी भी पुरातात्विक स्थान से कोई कपड़े के अवशेष हमारे को नहीं मिले हैं। तो इससे यही आइडिया लगाया जा सकता है कि ये कोई जो है किसी प्रकार की कोई छाल या इस प्रकार की ओढ़ के इन्होंने अपना जीवन जो है व्यतीत करना शुरू किया था। और धीरे धीरे इन लोगों ने जो है एक शिकारियों से पशुपालकों की तरफ आए, फिर पशुपालकों से कृषकों की तरफ, और फिर शासक, व्यापारी, पुरोहित, और इस प्रकार से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था जो है धीरे धीरे वो विकसित हुई है। और फिर वैज्ञानिक और इस प्रकार के जीवन इन्होंने व्यतीत करने जो है वो शुरू किए थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न आएगा इसमें वो है लोग रहते कहाँ पर थे, ये कहाँ पर रहते थे। तो रहने के मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग किसी नदी के तट के आसपास ही ये लोग रहते थे ज़्यादातर, क्योंकि खाने की व्यवस्था करना आसान है लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल था उस समय में। तो ये सबसे पहले पीने का जो पानी होता था उसकी आसपास कहीं ना कहीं अपना जीवन जो है वो स्थायित्व लाने की कोशिश करते थे। तो नदियों के आसपास ही हमारे को जितने भी हमारे प्राचीन जो पुरातात्विक जो हमारे सारे के सारे जो प्लेसेस हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये लोग जो है कुशल संग्राहक थे जो आसपास। ये दूसरी बात, एक कुशल संग्राहक से हमारे को क्या पता चलता है कि ये बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं थे। इनके पास एक प्रॉपर डेवलप्ड एक दिमाग था, इनको चीज़ों की पहचान थी, इनको ये भी पता था कि कौन सी चीज़ खाने लायक है और कौन सी चीज़ खाने लायक नहीं है। क्योंकि खाने के जो जंगल हैं वहाँ पे कई चीज़ें जहरीली भी पेड़े होते हैं, जहरीली पेड़ जो हैं वहाँ पे होते हैं, तो ये उनका सेवन नहीं करते थे। इनको पूर्ण एक ज्ञान था
और ये जानवरों का शिकार भी करते थे ये लोग। इसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं हम, इसमें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हम एक मैप में देखते हैं, अभी हम नीचे मैप आएगा। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान भी हमारे को देखने को मिले हैं आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, जहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, सुलेमान और किरथर इम्पोर्टेंट है। ये सुलेमान और किरथर जो है हम पहले देख लेते हैं मैप में कहाँ पे रहेगा। ये जो है हमारे वेस्टर्न इंडिया का जो उस समय का जो बॉर्डर होता था वहाँ पे थे ये सुलेमान और किरथर। ये अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है आज पाकिस्तान के साथ, वहाँ के उसके आसपास का कई स्थान है। तो ये लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व वहाँ पे गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना इन्होंने आरंभ कर दिया था। तो आज से 8000 वर्ष पूर्व से हम क्या समझते हैं, ये 2020 साल तो ये हो गए हैं, और पहले जीरो पे जाएंगे हम। 2020 से अगर हम उल्टा जाएं तो जीरो के बाद ये 2020 साल आया है, तो 2020 साल तो ये हो गए हैं। और इससे पहले लगभग 6000 मतलब 6000 BC के आसपास जो है ये इन लोगों के हमारे को ये गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना इनका हमारे को देखने को मिलता है। और इन्होंने इन स्थानों पर भेड़, बकरी, गाय, बाल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। अब हम देखेंगे कौन से स्टोन एज में, 3 स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें कौन से पार्ट में ये चीज़ें हुई हैं वो सब हम देखेंगे। नवपाषाण काल की चीज़ें हैं वैसे, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल से संबंधित चीज़ें हैं, नवपाषाण काल में ये घटनाएँ हुई हैं सारी की सारी कहीं ना कहीं। इसके बाद उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, इसके पास आसपास भी ये गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पर, और ये विंध्य की पहाड़ियाँ। यहाँ पे भी हमारे को कुछ ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ पर इन लोगों ने स्थायित्व से जीवन जीना जो है वो आरंभ कर दिया था, स्थायित्व से इन लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, देख लेते हैं मैप में। और सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, ये पता है हमारे को, तो ट्रिब्यूटरी बोलते हैं इंग्लिश में। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और लगभग 4700 वर्ष पूर्व मतलब आज से लगभग 2700 साल, मतलब 4700 साल पहले आज से है। और अगर BC में देखें तो लगभग 2700 BC के आसपास की बात है ये। और ये कहीं ना कहीं जो बात हो रही है, ये बात सिंधु नदी घाटी के आसपास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, उसकी बात हो रही है ये यहाँ पर। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष की बात अगर हम करें तो लगभग 500 BC के आसपास, गंगा के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे 500 BC के आसपास विकास आरंभ हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु नदी है उसके आसपास जो है वो 2700 BC, आज से 4700 साल पहले विकास वहाँ पे हो चुका था। इसके बाद गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, सोन का भी हम इस मैप में देख लेंगे। तो इसमें सिंधु नदी जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रहती है, तो ये इसमें देख लिया हमने। इसके बाद ये सोन नदी है यहाँ पर विंध्य पहाड़ी के आसपास जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही विकास ये लोगों ने रहना शुरू किया था इन्होंने, और वहीं पे ही धीरे धीरे सभ्यताएँ विकसित हुई थी। इसके बाद गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वो भी गंगा के दक्षिण में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। ये उस समय का जो हम अभी जो है महाजनपद काल की ये बात कर रहे हैं, तो वो हम इसमें देख रहे हैं। इसके बाद लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ये लोग यात्राएं भी करते थे। यात्राएं हालांकि जोखिम भरी होती थी लेकिन असंभव नहीं थी। इनकी यात्राएं करने का जो मुख्य कारण क्या था, कई कारण थे। एक दूसरे क्षेत्रों पे आक्रमण करने के लिए जाया करते थे। कई बार व्यापारी काफिलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्यवान वस्तुएं ले जाने के लिए जाते थे। इसके बाद इसमें इस धार्मिक गुरु जो है वो धार्मिक अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे। और इसके बाद इसमें जो आगे जो है हम आगे देख लेते हैं। इसमें कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए। और जब ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे तो इन्होंने एक दूसरे स्थान से क्या सीखा, कई सौ वर्षों से, सैकड़ों वर्षों पहले से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्थरों को तराशने की कला,
एक आदमी को कैसे आते थे, दूसरे को कैसे आते थे, तो इन्होंने नए नए तरीके सीखे। संगीत रचने, ये विकास हो रहा है धीरे धीरे मानव का। संगीत रचने की, संगीत तक बात पहुंच चुकी है, और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीक़ों के बारे में इन्होंने विचार जो है वो एक दूसरे के ये अपनाते रहते थे। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है इसमें, वो हमने देखा था कि इस देश का नाम कैसे पड़ा, भारत देश का नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस मैप से हम इसको समझ पाएंगे, जो मैप अभी हमने देखा था उस मैप से हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो है हमारा, ये सिंधु नदी थी, और इसके इधर जो ये क्षेत्र था, यहाँ से भारत पर आक्रमण हुए थे, यहाँ से इस क्षेत्र से भारत के ऊपर आक्रमण हुए। तो जो आक्रमण जो उन लोगों ने जो किए, वो लोग जो है, देख लेते हैं इसमें, ये यहाँ पे था। तो जो लोग वो इधर से इस नदी को जो नदी को क्रॉस करके आए, तो इन्होंने इससे इधर रहने वाले जो लोग थे, उन शब्दों के लिए इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और इस नदी को संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा लिया हमने, देख लिया, वो हमारे जहाँ इससे ऊपर थे, जहाँ से आक्रमण हुए हैं ईरानी लोगों के, यूनानी लोगों के भारत के ऊपर। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 2500 वर्ष पहले, आज से लगभग अगर बीसी में देखें तो 500 बीसी की बात है, लगभग 500 बीसी की बात है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु नदी को वो हिंदोस बोलते थे अथवा इंदोस बोलते थे, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया इंडोस से ही आया हुआ शब्द है। तो भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ये शब्द हमारे को भारत शब्द जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। तो 3500 वर्ष का मतलब क्या है, आज से लगभग 3500 वर्ष आज से हैं, तो बीसी में अगर देखें तो 1500 बीसी के आसपास की बात है ये। तो अतीत के बारे में कैसे हम जानते हैं, कैसे पता चलता है, इसमें सोर्सेज अब हम पढ़ेंगे। अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना, ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण इनको पांडुलिपि बोला जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में। अगर देखें, मैन्यू का अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स थी ये सारी की सारी। एक तो वो हमारे महत्वपूर्ण सोर्सेज रहे हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियाँ जिनको बोला जाता है। हालांकि वो ज़्यादातर जो है पेड़ की छालों पे बनाई जाती थी, कीट पतंगों ने, कीड़ों ने उनको खा लिया, लेकिन कुछ आज भी सुरक्षित हैं कहीं ना कहीं मंदिरों में, कहीं धार्मिक स्थानों पे वो चीज़ें हमारे को आज भी देखने को मिलती हैं। दूसरे जो हमारे जो पुरातात्विक जो स्तोत्र हैं वो अभिलेख हैं, अभिलेखों से भी हम अध्ययन करते हैं, और सबसे ज़्यादा अभिलेख जो भारत में मिले हैं वो अशोक के मिले हैं, 3 भाषाओं में लिखे गए हैं। वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जब आएंगी चीज़ें। तो इसके बाद इसमें जो है आगे सिक्के मिलते हैं, सिक्कों से भी हम पता करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य हैं हमारे। पत्थर की मिली हैं, कुछ पक्की मिट्टी की चीज़ें मिली है, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। तो ये सब पुरातात्विक चीज़ें हैं। और पुरातत्वविद जो हैं वो जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, और उनसे भी एक आइडिया लगाते हैं कि ये लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्तोत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, और इनको सोर्सेज बोला जाता है। इतिहास को पढ़ने के सोर्सेज हैं ये सारे के सारे। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और हम ये जानेंगे, इतिहास शब्द इस बुक में, इतिहास शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। बहुवचन के रूप में क्यों किया गया है, तुमने इस पुस्तक में देखा भी होगा, हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। अतीत एक या अनेक, हमारे अतीत लिखा है, अतीत नहीं, मतलब बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे केवल राजाओं के या जो ऊपर अपर क्लास जो थी केवल उसी का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, उसी का इतिहास हम नहीं समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम एक साधारण जो मानव है उन तक का भी इतिहास हम इस बुक में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो तिथियों का क्या मतलब होता है वो मैंने बताया था अभी आप लोगों को, कि एक जो है हमने इसमें देख सकते हैं वर्ष की
ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष की यह गणना जो आज 2000 हम पढ़ रहे हैं या 2020 पढ़ रहे हैं, इसकी गणना जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। वर्तमान से ही माना गया है। जो 8000 लिखा है तो उसमें 2000 निकाल दो, 6000 BC की बात है वो, इसका मतलब। तो अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईस्वी पूर्व बोला जाता है। बिफोर क्राइस्ट या ईसा से पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। एनो डोमिनी लिखा जाता है नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ये है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जिस साल इसका जन्म हुआ ईसा मसीह का, उससे हम इसको गणना करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। इस बुक का भी साथ में एक बार आप रीडिंग जरूर ले लेना। ऑनलाइन भी बुक पड़ी है या खरीद के भी ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद इसमें जो है आगे ये क्वेश्चन है, इसमें ये हम देख लेते हैं। इसमें नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी, इनका मिलान करना है। इसमें नर्मदा घाटी किसके साथ मिलाएंगे हम? पहला बड़ा राज्य अखेटक तथा संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर या आरंभिक कृषि या प्रथम नगर, क्या किसके साथ मिलाएंगे? अखेटक तथा संग्रहण। मगध जो है वो पहला बड़ा राज्य है, इसके साथ मिलाएंगे। और गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर लगभग 25, यहाँ पे आरंभिक कृषि देखने को मिलती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। और गंगा घाटी में जो है या इसमें सिंधु में प्रथम नगर देखने को मिलता है और गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर देखने को मिलती है। तो नर्मदा घाटी जो है हमने अखेटक तथा संग्रहण के साथ मिलाई। मगध जो है वो पहला बड़ा राज्य, इसके साथ मिलाया। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि के साथ मिलाई। सिंधु तथा सहायक नदियाँ हमने जो हैं वो प्रथम नगर के रूप में बनाई। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रथम नगर विकसित हुआ था। और गंगा घाटी जो है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के जो नगर हैं, नगर जो विकसित हुए हैं वो हैं। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं सारी की सारी, और इसमें मेरे साथ जुड़े रहिए। हम इसके बाद अगले नेक्स्ट सारी इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और ये इतिहास का विकास हो रहा है, धीरे धीरे मानव का विकास हो रहा है। फैक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, फैक्ट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम केवल तथ्य को, चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे मानव का विकास हुआ है, और मानव के विकास की कहानी ही इतिहास है। बस इसमें इतना ही रहेगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। धन्यवाद।